नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। जैसे जैसे किसान आंदोलन के दिन बीत रहे हैं, वैसे वैसे यह आंदोलन भी तेज होता जा रहा है। रविवार को मुजफ्फरनगर महापंचायत में दम दिखाने के बाद अब किसानों ने करनाल में महापंचायत का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को करनाल की अनाज मंडी में किसानों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की जा रही है। उधर किसानों की महापंचायत को देखते हुए करनाल प्रशासन भी पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। कानून व्यवस्था न बिगड़े, इसको देखते हुए करनाल में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने का फैसला प्रशासन ने ले लिया है। रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा करेंगे। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। मुजफ्फरनगर महापंचायत से किसानों ने यही संकेत दिया और अब इसका असर भी दिखने लगा है। रविवार को मुजफ्फरनगर में महापंचायत के बाद किसानों ने करनाल में हुए लाठीचार्ज के विरोध में करनाल की अनाज मंडी में मंगलवार को महापंचायत का ऐलान कर दिया। इसके लिए भारी संख्या में पहुंचने की अपील भी की जा रही है। साथियों नमस्कार। साथियों, जो करनाल कांड हुआ था, लाठीचार्ज किया था और उसमें हमने अगले दिन पंचायत की थी, मीटिंग की थी और उसमें फैसला लिया था 7 तारीख को बड़ी पंचायत करने का और उसके बाद डीसी दफ्तर का घेराव करने का। तो उसके लिए कल हमने इकट्ठे होना है। कल 7 तारीख है और करनाल अनाज मंडी में इकट्ठे होंगे। कल 10 बजे का टाइम है, तो सभी भाई 10 बजे ज्यादा से ज्यादा अनाज मंडी करनाल में पहुंचे और वहां से अगला निर्णय लिया जाएगा। तो मेरी सभी भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी अपने मित्रों प्यारों को तैयार करें, अपने और ज्यादा से ज्यादा जहां आप मैसेज दे सकते हो अपने साथियों को। तो कल 10 बजे नई अनाज मंडी करनाल में सब ने इकट्ठे होना है, तो ज्यादा से ज्यादा भाई पहुंचे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 28 अगस्त को करनाल में किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, जिसमें कई किसानों को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद किसानों ने हाईवे जाम कर विरोध जताया था। उसके बाद किसानों ने 7 सितंबर को पंचायत करने का ऐलान किया था। किसानों ने पहले ही इस लाठीचार्ज में मारे गए एक किसान के लिए 25 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी और घायलों को मुआवजा देने के साथ ही दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने की मांग करते हुए चेतावनी दी थी कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 7 सितंबर को पंचायत कर अगली रणनीति का ऐलान किया जाएगा। उधर पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए कहा कि किसान पिछले 9 महीनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को शांति प्रिय तरीके से महापंचायत का आयोजन किया गया। उन्होंने सरकार से मांग की है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत कर इस मसले को शांतिपूर्ण तरीके से हल करे। तो 9 महीने से बैठे हैं किसान और ये किसान संगठन ही उनका नेतृत्व कर रहे हैं। और कल जो हुआ अच्छी बड़ी वो काफ़ी बड़ी वो हुई और शांतिप्रिय ढंग से हुआ। बात तो वही है जो 9 महीने से कह रहे हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, उनकी मांगों का समर्थन है। बाकी कोई राजनीतिक दल उनका नेतृत्व नहीं कर रहा। वो किसान स्वयं इस बात पर नेतृत्व कर रहे हैं, उनकी यूनियन कर रहे हैं कि उनकी मांग जो है वो जायज़ है और उनका हमारी पार्टी समर्थन कर। तो बातचीत शुरू करनी चाहिए और इसका जो है सम्मानपूर्वक इसका समाधान सरकार को निकालना चाहिए। बातचीत करके इनका जो है करना चाहिए, समाधान निकालना चाहिए। तो वही हुड्डा ने कहा कि करनाल में जिस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। जो करनाल में लाठीचार्ज हुआ था और उस टाइम में बहुत बड़े सवालिया निशान उठे थे सरकार की कार्यशैली पे, क्योंकि जो किसान थे उनका प्रदर्शन, प्रजातंत्र में प्रदर्शन करना, अपनी आवाज़ उठाना सबका अधिकार है। कोई प्रोवोकेशन उनकी तरफ से नहीं थी। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ वो सारा ने वीडियो भी देखा उसके, और उसके आधार पे मैंने कहा था कि इसको सारे इंसिडेंट्स की व्यक्ति की नहीं, जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, या तो सिटिंग हाई कोर्ट के जज द्वारा या रिटायर्ड हाई कोर्ट।
एक तरफ कांग्रेस किसानों की मांगों का समर्थन करने की बात कर रही है, तो दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर में हुई महापंचायत का हरियाणा में कोई असर नहीं होगा। नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनका पहले से घोषित कार्यक्रम है और कोई भी संस्था, कोई भी लोग, कोई यानी इस प्रकार का लोकतंत्र में अपना कार्यक्रम करते हैं और अपना कोई पंचायत करते हैं, उसमें तो करने में कैसे कोई आपत्ति नहीं है। और जो वहाँ कर रहे हैं वो बड़ी आज महापंचायतों की हुई या कई प्रदेशों की हुई है। उधर करनाल में मंगलवार को होने वाले किसानों की पंचायत और जिला सचिवालय के घेराव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से सतर्क है। प्रशासन ने करनाल में अभी से ही धारा 144 लागू कर दी। करनाल को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति को कायम रखा जा सके। इंटरनेट सेवा हाल ही के लिए करनाल जिले में हमारा बंद करने का प्रस्ताव है। पूरे जिले में सर? पूरे जिले में, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो रूमर्स फैलाते हैं। रूमर्स के जरिए जो है कई बार लोगों की भावनाएं आहत होती हैं या उनको जो है अननेसेसरी मोबिलाइज करने की कोशिश की जाती है। तो वो चीज ना हो, इस सिलसिले में हमने मैसेज आ चुके हैं 12:30 से बंद होंगी, आज रात से ही बंद होगी। मैसेज आने शुरू हो चुके हैं कि 12:30 से कल 24 घंटे के लिए बंद रहेंगे। जी, कल की जो किसान महापंचायत को देखते हुए और जिले के अंदर और खास तौर पे शहर के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला पुलिस की ओर से पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। करनाल शहर, इसमें करनाल जिले की पुलिस भी लगाई गई है और बाहर के जिलों से भी पुलिस मुख्यालय की ओर से पुलिस फोर्स भेजी गई है। टोटल 40 कंपनियां हमने इसमें टोटल डिप्लॉय की है, जिसमें 10 कंपनियां हमने सीएपीएफ, जिसमें आरपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ की कंपनियां शामिल है, वो हमने डिप्लॉय की है। साथ ही 5 एसपी रैंक ऑफिसर्स और 25 के आसपास डीएसपी रैंक ऑफिसर्स भी जिले के अलावा यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा भी पर्याप्त मात्रा में वाटर कैनन, वज्रा और ड्रोन, वीडियोग्राफर इत्यादि का इंतजाम किया गया है ताकि किसी भी प्रकार से यदि कोई भी कानूनी व्यवस्था की स्थिति को भंग करता है तो उसे सख्ती से निपटा जा सके। भले ही मुजफ्फरनगर महापंचायत का असर हरियाणा में ना हो, लेकिन करनाल में होने वाली बड़ी पंचायत के असर से सरकार कैसे बचेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बिल्कुल, तो अब करनाल में महापंचायत होगी जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस मसले को लेकर हम चर्चा करेंगे और मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें हमारे साथ किसान नेता अशोक मदीना जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। हमारे साथ राकेश कुमार जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और हमारे साथ खालिद चहलका भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता ओंकार सिंह भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। अशोक मदीना जी, आपसे सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा। अशोक मदीना जी, जो परिस्थितियां लगातार अब बनी हुई है, आप देख रहे हैं कि कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, आपने भारत बंद कर लिया और तमाम लोगों का समर्थन आपको मिल गया, लेकिन अब उससे आगे क्या? समर्थन मिल गया, हर चीज मिल गई, भारत बंद कर लिया, टोल प्लाजा को भी फ्री कर दिया, राजनीतिक दलों तक का भी समर्थन मिल गया, लेकिन अब आगे क्या? समर्थन तो मिल गया, लेकिन अब इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए खुराना जी, ये तो मिल गया, लेकिन जो चीज मिलनी चाहिए, जिसके लिए हम 9 महीने से ज्यादा हो गए बैठे हैं, उस पे तो आज तक कोई चर्चा ही नहीं हो रही। 11 वो वार्तालाप बंद है बिल्कुल। और जो करनाल वाली पंचायत है, ये जो कल होने जा रही है पंचायत है, इसमें वो जो वहां के एसडीएम थे आयुष सिन्हा, वो सरेआम कह रहे हैं भाई जो भी आए उनका सर फोड़ दो, ये कर दो। तो आपने देखा बस्ताड़ा टोल पे एक किसान की जान चली गई, बाकियों को चोट लगी है और सरकार ने आज तक उसको वहां से एक प्रमोशन के तौर पे भेज दिया आगे। उसका कोई भी उनके खिलाफ न मुकदमा दर्ज किया है, न वो किसान यूनियन की और तमाम हरियाणा और संयुक्त मोर्चा की ये मांग है कि वह उन अधिकारियों के जिन्होंने ये गलत काम किया है उनके खिलाफ 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए। वो इंक्वायरी, ये कहते हुए इंक्वायरी करो, इंक्वायरी क्या करो, सरेआम दिखने लग रहे, बोलने लग रहे, इंक्वायरी और सब कुछ दिखने लग रहा है, फिर भी सरकार इस तरह का काम नहीं कर रही। ये तो 30 तारीख को घरौंडा में पंचायत हुई थी किसानों की, वहां का 6 तारीख तक का आज तक का समय दिया था भाई सरकार इन पे कार्रवाई किए करे जो अधिकारियों ने ये गलत कार्य किया है, लेकिन सरकार ने आज तक कोई भी उन पे कार्रवाई नहीं की है। तो इसके एवज में कल जो करनाल में संयुक्त मोर्चा
की जो पंचायत होने जा रही है। किसान यूनियन के हमारे गुरनाम सिंह चंदूड़ी जी को आपने भी सुना, वो इसकी अगवानी कर रहे हैं और संयुक्त मोर्चा समर्थित ये पंचायत है जी। लेकिन बड़ी बात तो यहां पर यह है ना कि इसका कोई हल तो नहीं निकल पा रहा। हर चीज कर ली, सारे पैंतरे आजमा ली। अब कल भी एक महापंचायत है करनाल में और इसको लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है कि कोई हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। नहीं, ये सरकार ने निकालना है भाई। सरकार ने ये जो कानून बनाए हैं, हमारी मांग है जब हमारे को नहीं चाहिए कानून, वही बात है कानून वापिस ले। सरकार वापिस नहीं ले रही। चलो, सरकार ने तो साफ तौर पर मना कर दिया। प्रधानमंत्री अपने संबोधन में खुलेआम कह चुके हैं कि हम किसी कीमत पर भी कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, आपको स्वीकारने पड़ेंगे, चूंकि हम किसानों के हक के लिए लेकर आए। वो हक के लिए लेकर आए हैं। अगर किसान को दिख रहा है कि हमारा इसमें नुकसान है तो किसान उसको बैठा, मान लो अगर उसमें सुधारी करने की कोई बात आ जाए, वो 11 वार्तालाप के बाद वार्तालाप फिर बंद कर दी, दोबारा वार्तालाप अब तक अगर जारी रहती तो शायद समाधान निकल ही जाता इसका। तो वार्तालाप के जरिए समाधान निकलेगा। वापिस लेने हैं या इनमें सुधार करना है, फिर एक बार ये वार्तालाप बंद, दोबारा फिर वार्तालाप शुरू करनी चाहिए। सरकार ने आगे आना चाहिए, सरकार ने पहल करनी चाहिए इस मामले में। तो हमारा तो यही निवेदन है। इतने दिन बैठे होगे, राकेश कुमार रहेंगे, हम तो बैठे हैं। राकेश कुमार जी, सरकार को पहल करनी चाहिए बातचीत के लिए, तभी तो समाधान निकलेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कह चुके हैं कि सरकार को अब बातचीत करनी चाहिए। बहुत लंबा समय हो गया, किसान 9 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लामबंद हैं, सड़कों पर बैठे हुए हैं, ठंड उन्होंने देख ली, गर्मी उन्होंने देख ली। आखिर समाधान कहां पर है? यश जी नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, जो 9 महीने की बात बार बार कही जा रही है कि 9 महीने किसानों को बैठे हुए हो गए, 9 महीने बैठे हुए। इस 9 महीने के अंदर पहली बात तो ये कि 11 बार वार्ता हुई और 12वीं बार भी एक मतलब बातचीत इनसे हुई है। और इसके अंदर जो मेरा ये कहना है कि जब आप धारा 370 से किसानों को नुकसान होने वाली बात करते हैं, गरीब किसानों से चंदा लेकर 5 स्टार में ऐश करने का काम करते हैं, तिरंगे का अपमान करवाने का काम करते हैं, महिलाओं को अपराधों में हवा दिलाने का काम करते हैं, यूपी में मुजफ्फरनगर में जाके अल्लाह अल्लाह अकबर करते हैं। सरदार राज्यपाल नेता जो मुजफ्फरनगर की जो बात कर रहे हैं, वहां पे उनके बोलने के वक्त वोटिंग कराई जाती है, चंदूनी के सुझावों को दरकिनार किया जाता है। हरियाणा की गठवाड़ा खा अपने अशोक जी इस बात को जानते हैं, उनको पता है इस बात का कि इसमें इन नेताओं की जो अपने आप को स्वयंभू नेता बने हुए हैं, उन लोगों की राजनीतिक मंशाएं हैं और वो राजनीतिक मंशाओं के कारण इसको समाधान इसका होने नहीं देना चाहते। तो हरियाणा के संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य क्या राजनीतिक मंशा, आप ये भी बता दीजिए क्या राजनीतिक मंशा? अभी जी बताइए क्या राजनीतिक मंशा है? जगबीर गसोला जी, प्रदीप जी, शमशेर जी जैसे नेताओं, किसान नेताओं ने तो यहाँ तक कहा है कि इन महापंचायतों का कम से कम किसान को तो कोई फायदा है नहीं। अब इसका साफ मतलब ये है, उन्होंने मुजफ्फरनगर की जो इनकी ये प्रदर्शन था, इससे भी अपनी दूरी बनाए रखी, जिससे कि साफ ये स्पष्ट होता है कि जिसने भी कृषि विधेयक को ठीक प्रकार से पढ़ा है, समझा है, वो आंदोलनकारियों के इससे दूर होता जा रहा है और वो जैसे जैसे इसको समझ रहे हैं वो इनसे दूरी बनाते जा रहे हैं। अब आप एक चीज देखेंगे कि ये राजनीति नहीं तो और क्या है। जब एक सुप्रीम कोर्ट ने 1.5 साल तक इसको स्थगित किया हुआ है, सरकार कृषि मंत्री जी बार बार बुला रहे हैं कि भाई आप आइए, 9 महीने हो गए। अब मैं बता रहा हूँ, ये किसान नेता बताते हैं, अपने आप को बताते हैं, ये है कितने, ये आप इसका आंकलन कर लीजिएगा कि 9 महीने के अंदर इनके पास इस बात जिद के अलावा कोई समाधान नया या उसको हटाने का या इस बात को रद्द कराने के अलावा कोई सुधार इनके पास नहीं है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों के हित में, किसानों की भलाई के लिए ये सारे कानून लेकर के आई है। और ये जिस प्रकार से रविवार को आपने देखा मुजफ्फरनगर में, वो बहन पूनम पंडित जी एक इनके साथ शुरू से ही लगी हुई थी। ये महिलाओं को क्या सम्मान करेंगे, उस महिला को उठा करके गोदी में उठा करके मंच से नीचे फेंकवाने का काम टिकैत ने किया। इनको शर्म आनी चाहिए ऐसी घटनाएं करते हुए। तो इस प्रकार से मेरा स्पष्ट रूप से ये कहना है, मैं अपने किसान, पूरे देश के किसान भाइयों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि ये अली बाबा 40 चोरों की चौकड़ी जो बनी, 40 का ये ग्रुप जो बना हुआ है, इसको हटा करके सरकार के साथ वार्ता में आगे बढ़े। सरकार बिल्कुल किसानों के हित में काम। तो आप बुलाइए तो सही वार्ता के लिए, बुलाइए तो सही। प्रधानमंत्री कितनी बार कह चुके हैं कि मैं एक कॉल। देखिए
प्रधानमंत्री तो कह चुके हैं ना कि एक कॉल है, वो एक कॉल कब आएगी? अशोक जी ने अभी एक बात कही है कि समाधान बातचीत से होता है। समाधान बातचीत से होता है, बिल्कुल बातचीत से समाधान होता है, लेकिन बाहर दूर खड़े होके जिस प्रकार से उन्होंने 11 दौर की वार्ताओं में सातवें आठवें जब वार्ता इनकी हुई, वहां पे तख्ती यस और राकेश कुमार एक छोटी सी आप बात बताइए, एक छोटी सी बात, वार्ता कब होती है? जब दोनों पक्ष कहीं ना कहीं सहमत होते हैं। वार्ता कब होती है? जब पॉइंट्स पे चर्चा होती है, या फिर वार्ता तब होती है जब कोई एक पक्ष पीछे हट जाए, ठीक है मान लिया कि आपको बड़ा बना दिया, आप बातचीत करिए। तो ऐसे में जब दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़िग हैं तो संवादहीनता की दीवार तो खड़ी हुई है ना, उसका कोई हल तो नहीं निकलना। ये भी आप जानते हैं ना, सरकार तो खुले तौर पर कह चुकी है, प्रधानमंत्री खुले तौर पर कह चुके हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर खुले तौर पर कह चुके हैं कि आप कुछ भी कर लीजिए, किसी कीमत पर भी तीनों कृषि कानून वापस नहीं होने वाले। तो क्या इसका समाधान कैसे निकलेगा? फिर क्या इसका समाधान ऐसे नहीं निकल सकता कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अभी लागू होने पर इस पर रोक लगा रखी है, अभी फिलहाल आप इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दीजिए, किसानों के साथ बातचीत करिए, फिर उनके अनुसार वो कानून बना दीजिए। किसान भी तो यही कह रहे हैं, क्या इसका समाधान ऐसे नहीं निकल सकता? आप अपनी बात पर अड़िग रहेंगे कि हम तो तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेंगे, किसान नेता कहेंगे हम तो किसी कीमत पर घर वापस नहीं जाएंगे जब तक तीनों कृषि कानून वापस होंगे। समाधान कहां पर है? बात तो वहीं खड़ी है, देश वहीं पर खड़ा है, समस्या वहीं पर खड़ी है। जी राकेश जी बोलिए। कि मैं भी यही बात आपको कह रहा हूं कि जब इन लोगों ने ये 40 जो लोग जो संगठनों के ये अपने आप को स्वयंभू नेता बने हुए किसानों के, अगर किसी ने नुकसान किया है हिंदुस्तान के अंदर किसानों का, तो इन 40 लोगों ने किया है। इनको हटा करके मैं कह रहा हूं किसान भाइयों को, लोगों को आगे करना चाहिए, जो सही मायने में किसान के हित की बात को चिंता करते हो, जो सही मायने में किसान का भला चाहते हो, उन लोगों को आगे करने की जरूरत है। और आप बताइए कि वार्ता के लिए कभी भी कृषि मंत्री जी ने मना नहीं किया, कभी भी प्रधानमंत्री जी ने मना नहीं किया, लेकिन आप बाहर खड़े होकर के सिर्फ चिल्लाने का काम कर रहे हैं कि कानून को वापस लीजिए, कानून को रद्द कीजिए। ठीक है राकेश कुमार जी, कानून को वापस लीजिए, कानून को रद्द कीजिए। ठीक, मतलब बात वहीं पर दोबारा आकर खड़ी हो गई। खालिद चहलका जी, समाधान कैसे निकलेगा? सारी चीज तो वहीं पर खड़ी हुई है। क्या कांग्रेस मध्यस्थता करेगी या फिर टीका टिप्पणियों का दौर जारी रहेगा, ट्विटर से लेकर तमाम सामने आमने करके? कांग्रेस ही मध्यस्थता कर ले, अगर कांग्रेस ही किसानों के इतने हितैषी है तो भाई अपनी साउंड ठीक करने के आप जी हम अपनी पीसीआर टीम को बोलेंगे जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है उसको दुरुस्त किया जाए। जी आपके पास लौटूंगा खालिद चहलका जी, जब तक ये समस्या दुरुस्त नहीं होती आपके पास लौटूंगा। ओंकार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, इनेलो प्रवक्ता हैं। ओंकार सिंह जी, समस्या का समाधान कैसे निकलेगा? क्या आपको लगता है कि किसी के पास भी फॉर्मूला है कि समाधान निकल सके? चाहे किसान नेताओं की बात हो या फिर सरकार की बात हो, कोई फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। 22 जनवरी से बातचीत बंद। यश जी, सबसे बड़ी बात है जब नियत और नीति ठीक हो जाती है तो समस्या तो कोई भी हल हो सकती है। आज 10 महीने हो गए। सबसे पहले तो मैं अपने भाई का जवाब देना चाहूंगा। राकेश जी बोल रहे थे, एक सुलझे हुए प्रवक्ता हैं, ये बोल रहे थे अली बाबा और 40 चोर के छुटकारा होना पड़ेगा। किसान नेताओं को अली बाबा और 40 चोर बोल रहे हैं, तो मैं इनको याद दिलाना चाहूंगा हरियाणा में 40 MLA हैं इनके और अली बाबा भी साथ हैं इनके। तो छुटकारा तो जनता इनसे चाहती है, किसान नेता तो अपनी जगह पे अडिग हैं। और दूसरी बात, लठ हठ धारा 144 और इंटरनेट बंद करना ये समस्या का हल नहीं है। लोकतंत्र है। आपने जब स्पष्ट कह दिया कि जब तक किसान कृषि बिल रद्द करने की शर्त नहीं छोड़ते तब तक मीटिंग नहीं, ये सरकार का कर्तव्य है। लोकतंत्र में सरकार जनता के परमात्मा के स्थान पे होती है और जनता दोबारा ही चुनी जाती है। जब जनता एक व्यक्ति, पहली बार जिंदगी में हमने देखा, इतिहास में भी पहली बार देखा होगा कि एक व्यक्ति को कोई चीज दी जा रही है, वो व्यक्ति कहता है कि मेरे को इस चीज की जरूरत नहीं, मेरे को इससे नुकसान होगा। पहला व्यक्ति कहता है ना, मैं तो तेरे को दे के रहूंगा ये चीज। ये क्या जिद है? बच्चों जैसी जिद छोड़कर इनको जब तक अपनी नीति और नियत स्पष्ट नहीं करनी पड़ेगी, कहीं तो ये किसान मानते ही नहीं है। एक तरफ तो ये किसानों को कुछ और अलगाववादी कहना शुरू कर देते हैं, कभी इनको दंगाप्रस्त कहना शुरू, कभी खालिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी माओवादी। तभी अगर ये ऐसे ही हैं तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक पीछे आदेश दिया था, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है, उन्होंने बोला था कि किसान समस्या का हल करो। अगर ये किसान है तो इनकी समस्या का हल करो, अगर किसान नहीं है तो उनको उठा के गिरफ्तार करो। स्पष्ट सी बात है, ये सरकार का काम है। अगर ये इनको किसान नजर आते हैं तो इनकी समस्या का हल जरूरी है। और हल यश जी मैंने और आपने नहीं करना, किसी प्रवक्ता ने नहीं करना, हल तो करना मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने। ये तीनों कृषि कानून ये केंद्र के हैं,
पहली बात तो केंद्र ने जब ये कृषि कानून बनाया तो ये जो समवर्ती सूची है उसके ऊपर व्यापार का कंट्रोल हो सकता है। कृषि तो है ही प्रदेश की नीति के अंदर, कृषि कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है। तो मैं कहता हूं जब ये हल इनकी नीति में आ जाएगा, इनकी नीयत आ जाएगी तो हल में कोई बुराई नहीं है। 1.5 साल के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों को होल्ड करने के लिए कह दिया, लेकिन आप इसको रद्द कर दीजिए जब आपको लगेगा किसान राजी हो गया, किसान नेताओं को साथ लीजिए, यही कहा ना, उनकी साथ में राय लेकर नए कानून बना लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। यही कहा कि अभी फिलहाल आप इसको रद्द कर दीजिए, जब 1.5 साल पूरा हो जाएगा फिर दोबारा आप किसान नेताओं को बुलाइएगा, बुलाकर फिर आप चर्चा कीजिएगा। समाधान तो ऐसे ही निकलेगा ना। आप ये देखिए कि यहाँ पर रोड जाम है और ये भी जानकारी सामने आ रही है कि सिंघू बॉर्डर से कई लोग भी अब परेशान हो रहे हैं, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं यहाँ से 340 जो इंडस्ट्रीज है वो यहाँ से उठकर कहीं और चली गई है, शिफ्ट हो गई है, लोगों का काम धंधा चौपट हो गया है, वहां पर पूरी रोड जाम है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, किसान भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन भला किसी का नहीं हो रहा। यश जी एक बात मैं कहना चाहूंगा जी, इस किसान समस्या के करके किसान भी दुखी है, जनता भी दुखी है, कर्मचारी भी दुखी है और खुद सरकार भी दुखी है, फिर भी ये समस्या का हल नहीं कर रहे हैं। इनकी नीयत क्या है? ये अली बाबा 40 चोर से छुटकारा जनता चाहती है, किसान अली बाबा 40 चोर वाले नहीं है। जी, हमारे साथ खालिद चाहलका भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। खालिद चाहलका जी, भला कैसे होगा किसानों का? किसी के पास कोई नीति नहीं दिख रही, किसी के पास कोई नियत नहीं दिख रही, किसान की समस्या वहीं खड़ी है, सरकार भी अपनी जगह पर खड़ी है, लेकिन बीच का रास्ता कैसे निकलेगा किसी को कुछ नहीं पता। बड़ी हैरानी की बात है, इसकी देश के सबसे बड़े लोकतंत्र में दुनिया के यहाँ पर किसान अपना दुख दर्द बयां कर रहा है, लेकिन सरकार उनको कृषि कानून सिर फोड़कर समझा रही है। बहुत हैरानी की बात है। यस भाई, अभी मैं भाजपा के प्रवक्ता को सुन रहा था जी, और जो उन्होंने किसानों के किसान नेताओं को जो संज्ञान दिया अली बाबा 40 और मुझे लग रहा है कि वो अपनी जन्म कुंडली बता रहे थे भाजपा की सरकार की। किसानों के लिए इस तरह के भद्दे शब्दों का इस्तेमाल करना ये भाजपा को शोभा देता है। भाजपा एक तरफ ये मानती है कि हम इस कानून में कोई भी संशोधन करने के लिए तैयार हैं, कानून वापस नहीं लेंगे। संशोधन से मतलब क्या हुआ कि आपको लगता है कानूनों में कुछ खामियां हैं, हम इससे किसानों को संतुष्ट कर लें, इसमें कुछ चीजें, अगर उनको इसमें ऐतराज कैसे हो गया, इसको भाजपा को इस बात पर ऐतराज कैसे है कि अगर वो ये कानून रद्द करके किसान नेताओं के साथ बैठे हैं, दूसरी राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठे और उनके साथ बैठ के बातचीत करके नए सिरे से कानून बना ले, अगर उनको लगता है कि वो देश के हित में काम कर रहे हैं, देश के किसान के हित में काम कर रहे हैं। आप किसानों के लिए आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं रोजाना, और आपका एक अधिकारी जिसकी बर्बरता से एक किसान तक की मृत्यु हो जाती है, आप उसका मात्र ट्रांसफर भला करते हो और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते हो। कार्रवाई के नाम पर आप कहते हो कि उसकी जांच होगी, जब आपको खुला खुला वीडियो में पूरे हिंदुस्तान देख चुका कि एक आईएएस का अधिकारी किसानों के प्रति किस तरह का रवैया अपनाए हुए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कहीं कहीं ये चीजें साबित ये करती हैं यस मेरे भाई कि ये जो शासन सत्ता में लोग बैठे हैं, चाहे भारत सरकार में है चाहे हरियाणा सरकार में है, वो उद्योगपतियों के लिए सरकार चला रहे हैं, उद्योगपतियों के लिए स्पेस बना रहे हैं पूरे हरियाणा में, पूरे देश में। और हमारे हरियाणा को एक तरह से एक्सपेरिमेंट गाह बना रखा है भाजपा ने कि कोई भी चीज लेके आएंगे पहले उसको यहां उसका परीक्षण करेंगे, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वो स्टैंप मुख्यमंत्री की तरह बिठा दिया है कि वो खालिद चाहलका जी 125 साल पुरानी पार्टी के पास कोई सुलह का फॉर्मूला है? कोई फॉर्मूला है सुलह का? फॉर्मूला मैं बता रहा हूं ना, बताइए। जब ये सुनिए इसमें क्या था यह साहब, जब आप ये बिल लेके आए तो उस समय भी आपने राजनीतिक दलों की बात नहीं सुनी। हमने एक समय ऐसा था कि भाजपा के 2 सांसद होते थे और कांग्रेस पार्टी की सरकार होती थी जी, वो समय लोग भूले नहीं है। बावजूद उसके जब विदेश में प्रतिनिधिमंडल जाता है उसमें कांग्रेस की सरकार भाजपा के सांसद को सदस्य बना के भेजती है। तो इसमें सरकार को इतनी बेइज्जती क्यों महसूस हो रही है कि देश के किसानों के साथ बैठ के बात करें, राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को उसमें बुलाए, तो इसमें इतनी बेइज्जती क्या है? अगर सरकार को बड़ी शर्मिंदगी होती है जिन्होंने बिल बना के दिए उन उद्योगपतियों को भी बुला ले, अगर उनको ही संतुष्ट करना है तो उस मीटिंग में उनको भी बुला ले। अभी वो कह रहे थे भाजपा के प्रवक्ता की 9-10 बार की बातचीत करी है और कृषि मंत्री जी बार बार बुलाते हैं। ये कोई सरकार चलाई जा रही है कि मजाक हो रहा है?
कोई भी सरकार में किसी भी व्यक्ति से बात करने का एक प्रोटोकॉल है। अगर ऐसा लगता है कि वो बार बार बुला रहे हैं तो कृषि मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों नहीं बोलते कि मैंने किसानों को ये चिट्ठी दी थी, मैंने किसानों को ये पत्र दिया था, मैंने किसानों को ये मैसेज दिया था बुलाने के लिए, लेकिन किसान नहीं आए। ये झूठ बोल के अगर आप चलाएंगे और झूठ बोलते रहेंगे तो देश को बहुत समय गुमराह नहीं कर पाएंगे। ऊपर से किसानों को आप अपशब्दों को इस्तेमाल करते हैं, इससे शर्मिंदगी आती है। इस देश में, इस देश को कृषि प्रधान देश, इन्हीं किसानों को बिल्कुल कहा गया जिनको आप अली बाबा 40 चोर बोल रहे हैं। ठीक, राकेश कुमार जी, प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में मजदूरों से बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री अपनी मन की बात में योजना के लाभार्थियों से बात कर लेते हैं, लेकिन जो इस देश का किसान 9 महीने से सड़कों पर बैठा है, सरकार से गुहार लगा रहा है, उसी सरकार से जिसने उनको चुना, प्रधानमंत्री बातचीत नहीं कर रहे किसानों से। ये किस तरीके का माहौल है देश में? देखिए यश जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो हमारे प्रवक्ता भाई ये बता रहे हैं कि नियत और नीति ठीक नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये नियत और नीति स्वयंभू आंदोलनकारी नेताओं की ठीक नहीं है। आप ये देखेंगे कि 1200 करोड़ रुपए का चंदा खाने वाले किसान के हित की बात कर रहे हैं, और वो चंदा भी गरीब मजदूर। राकेश कुमार जी, देखिए ठीक है, टीका टिप्पणी चलती रहेगी, लेकिन ये बताइए प्रधानमंत्री बातचीत कब करेंगे? बिल्कुल टीका टिप्पणी करती रहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये भी बताइए प्रधानमंत्री कब बातचीत करेंगे? किसानों पर गोलियां चलवाने वाले लोग किसान की बात करेंगे। खाली चहलका जी, देखिए आप हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता जो बैठे हैं, खाली चहलका जी, कांग्रेस के प्रवक्ता ये जो खालिद बैठे हैं, डिबेट में ऐसे शोर शराबा होता है तो दर्शक नहीं समझ पाते। हरियाणा को एक्सपेरिमेंट स्थली बनाया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि आपके कांग्रेस के जो पूर्व अध्यक्ष थे जाखड़ जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कहा कि पंजाब सरकार के खिलाफ होने वाले किसान आंदोलन को हमने बड़ी चालाकी के साथ हरियाणा और दिल्ली में करने का काम किया। वो स्पष्ट रूप से आपके ही नेता कह रहे हैं, इन बातों का जवाब आपके पास है। आप एक चीज देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, यश जी मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पूरा एक अच्छा ड्राफ्ट बना करके जो किसानों के हित में है, किसानों की भलाई के लिए है, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए, ये तो आप कह रहे हैं किसानों के हित में, लेकिन जिस किसानों के लिए लेकर आप आए हैं वो तो स्वीकार नहीं कर रहे। आप स्वीकार कर रहे हैं रखा गया है, इसको आप स्वीकार कर रहे हैं, किसान तो स्वीकार नहीं कर रहे ना। उसमें खालिद चहलका जी आपके पास लौटूंगा, खालिद चहलका जी आपके पास लौटूंगा। जी खालिद चहलका जी आपके पास तो लौटूंगा। एक एक करके अगर बात रखेंगे तो दर्शक भी सुन पाएंगे, और इस तरीके से अगर शोर शराबा होगा, हो हल्ला होगा, तो कोई भी एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएगा। विनम्रता से आपसे मैं कह रहा हूं, एक एक करके अपनी बात रखिए। जी राकेश कुमार जी, अपनी बात जल्दी कंप्लीट कीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, कृषि मंत्री जी ने एक अच्छा ड्राफ्ट बना करके किसानों के हित के लिए सबके समक्ष रखा है। ओपन है, वो रिटन डॉक्यूमेंट है, वो सबके सामने है। अब उसके अंदर कोई चीज अगर कोई छोटी मोटी कोई चूक रह दी गई है तो उसमें माननीय कृषि मंत्री जी ने एक बारी नहीं कई बारी ये बात कही है कि कोई कमी है तो उसके अंदर आप हमें बताइए। अब आप एक बात, मैं आपकी बात मान भी लूं, देखिए जब किसी भी चीज का समाधान करने की जरूरत होती है तो कोई अच्छा सुझाव अगर किसी के पास से आता है तो उस सुझाव को सरकार मानने के लिए तैयार है, कृषि मंत्री जी मानने के लिए तैयार है, नरेंद्र मोदी जी मानने के लिए तैयार हैं। और इस देश के अंदर मैं अपने कांग्रेस के और इनेलो के भाइयों को ये बताना चाहता हूं कि इस देश ने प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी जी को दिया है, और उनको अकेले ये 40 संगठन नहीं है, हरियाणा पूरे देश के अंदर 200 से भी ज्यादा और संगठन हैं जिन्होंने इन कानूनों को समर्थन किया है। अकेले ये नहीं है, ये तो सिर्फ एक एजेंडा, ये कहीं ना कहीं से मोटिवेटेड कि किसी ना किसी प्रकार से ये चंदा खाने का काम करते रहे, वो ये चलाए हुए हैं लगातार। क्या बात इसको खत्म, बिल्कुल मैं आपको ये स्पष्ट कह रहा हूँ कि इन्होंने, आप देखिए मतलब 20 लाख किसान इकट्ठा हो जाते हैं, आप इसको एजेंडा मान रहे हैं। हरियाणा के अंदर जितना नुकसान इन्होंने करवाने का काम, ठीक है राकेश कुमार जी, हमारे साथ अशोक मदीना जुड़े हैं। अशोक मदीना जी कुछ कहना माफ नहीं करेंगे। जी अशोक मदीना जी, देखिए जी, ये जो समाधान वाली बात है, किसान की मांग ये है वह कानून बना दिए, चलो कानून रद्द ना करो जी, कानूनों में जो खामियां उनका सुधार करो और एमएसपी गारंटी दे दो कि वे किसान की फसल जो है एमएसपी पे बिकेगी। इससे आप प्राइवेट मंडी में बेचो, सरकारी मंडी में बेचो, ये सरकार की तरफ से गारंटी चाहता है किसान की हमारी फसल एमएसपी पे बिकनी चाहिए। होगा समाधान में तो देरी है ही नहीं, लेकिन सरकार जो है एमएसपी की गारंटी दे नहीं रही। ये करिए एमएसपी है,
रहेगी और थी भाई, वो तो रहेगी, लेकिन गारंटी दे दो ना आप भाई हमारी फसल बिक जाए। हमारे को डर तो यही है कि हमारी फसल नहीं बिकेगी। जो शुरुआत में आपने बात बोली अशोक जी कि हम सुधार के लिए तैयार हैं, क्या ये पूरे किसान नेताओं की जो लाइन है वो आप बोल रहे हैं जो सुधार के लिए तैयार है? बिल्कुल ये शायद जी हमारे हरियाणा लेकिन राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और दर्शन पाल हो गए, योगेंद्र यादव हो गए, ये बात तो ये कह रहे हैं कि हमें तो तीनों कृषि कानून वापस चाहिए। ऐसा है, पार्टी लाइन से बाहर, चाहे योगेंद्र हो, रज्जेवाड़ हो, चाहे कोई भी हो, चाहे टिकैत और चुनड़ी हो जी, वो आगे हैं। हमने किसान हम है, हमारी मांग है, वो हमारे के अगवानी कर रहे हैं। ये भाई बता रहे जरा कि ठीक करेगा और भी बहुत से संगठन है, लेकिन ये 40 आदमियों ने संयुक्त मोर्चा, अगर ये गलती करेंगे तो हमारे हरियाणा की जो खाप व्यवस्था है इन पे नजर लगाए हुए कि कोई भी अगर गलती करेगा हम इनके पिछलों को नहीं बनेंगे। ये जब तक सच्चे हैं तो इनके साथ है, अगर इनमें से कोई गड़बड़ करेगा या राजनीति की तरफ भागेगा और अपना निजी फायदा देखेगा तो हम इनके साथ नहीं है। उसी दिन हरियाणा की खाप पंचायतों को इकट्ठा करके इनके खिलाफ भी बिगुल बजाने का हम काम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये बैठे हैं, ठीक है, किसान के हित की बात है, हम चाहते हैं कि समाधान हमने चाहते हैं, समाधान होना चाहिए, लेकिन एमएसपी को वही बता रहे हैं, गारंटी मतलब एमएसपी की गारंटी मिल जाए और सुधार हो जाए। और किन किन पॉइंट्स पर आप सुधार चाहते हैं ये भी बता दीजिए जी, किन किन पॉइंट्स पर आप सुधार चाहते हैं? सुधार जो जैसे पहले था भाई एसडीएम तक सुनवाई है, ये उनमें काफी सुधार हो गया। हमारी जैसे पराली जलाने सरकार तो कह रही है कि हम तो न्यायपालिका के आपको प्रावधान कर देंगे, इसमें लिखा भी हुआ है बाकायदा, वो कानून की कॉपी मेरे पास है, इसमें बाकायदा लिखा भी हुआ है बिल्कुल कुछ सुधार। लेकिन जो ये बात कही जा रही है कि जमीन बिक जाएगी किसान की, इसमें ऐसा कोई सेक्शन नहीं है, या फिर आपको पता हो आप मुझे बताएं, मैं ढूंढूं, कोई आप बताएं जो जमीन बिक जाएगी किसानों की, ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि सच में भ्रम है, आप मानते हैं? क्योंकि इसमें तो बिल्कुल भी इस कॉपी में नहीं लिखा है कि जमीन बिक जाएगी। देखो हम जो है, आप इसमें कोई सेक्शन बताइए जी। मैं ये बता रहा किसान जो है पहले भी अनलीगल तौर पर हम हमारे जो खेती में नहीं करता, अपने भाई को, दूसरे को, तीसरे को, अपने ठेका व्यवस्था पहले भी थी, लेकिन अब जो एक कंपनी आ जाएंगी ये लीगल तौर पे इसमें वो करेंगी भाई सारा के भाई हम इस पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ये खेती कर, तो इसमें तो जो पढ़े लिखे वकील है भाई सारा जो हमने भी उनसे बातचीत करी है, ऐसा तो कोई हमने नहीं सुना कि हमारी जमीन बिक जाएंगे, हमारी जमीनों को नीलाम कर दिया जाएगा। वो जो कुछ कानूनों में इनमें कमी थी वो दूर के ये है, बता रहे हैं 11 दौर की जो वार्ता हुई है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन एमएसपी की गारंटी नहीं मिली है। एमएसपी की गारंटी अगर मिल जाए तो कल उठ जाएंगे। ठीक है भाई, हमारी फसल ही तो बिकनी चाहिए, किसानों क्या चाहता है उचित भाव। ओंकार सिंह जी, राकेश कुमार जी मैं आपके पास आऊंगा, ओंकार सिंह जी से। ओंकार सिंह जी, आपको लग रहा है कि अगर एमएसपी पर अगर कानून बन जाएगा तो किसानों का भला हो जाएगा, और ये क्या आपको लगता है कि केंद्र सरकार इसको स्वीकार करेगी कि एमएसपी की गारंटी दी जाए? क्योंकि आप जानते हैं कि इस देश के अंदर फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्या हालत है, 3.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज है और दिवालिया होने की कगार पर है। एफसीआई की मैं बात कर रहा हूं, जो सरकारी खरीद करती है, जो वितरण का काम करती है, एफसीआई की यह हालत है, 3.5 लाख करोड़ से ज्यादा का उस पर कर्ज है। आपको लगता है कि इतना आसान हो जाएगा और किसानों का इससे भला हो जाएगा अगर एमएसपी की गारंटी आ जाए तो? ओंकार सिंह, आवाज सुन पा रहे हैं? इस बात को समझना पड़ेगा कि किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहा है जी, ये नहीं कह रहा कि मेरी फसल एमएसपी पे सरकार खरीदे। किसान सिर्फ गारंटी मांग रहा है कि मेरी फसल कोई भी खरीदे, चाहे निजी व्यक्ति खरीदे चाहे सरकार खरीदे, वो एमएसपी से कम पर ना खरीदे। अगर कोई व्यक्ति एमएसपी से कम पर खरीदे तो उस पर कानूनी सजा का प्रावधान हो। किसान ने कभी भी ये नहीं बोला कि मेरी फसल सरकार खरीदे, तो इसमें सरकार को क्या नुकसान है? देखो, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो करोड़ों अरबों रुपए कमा रही हैं। अगर किसान कहता है कि मेरी फसल का मिनिमम न्यूनतम मूल्य, समर्थन मूल्य तय कर दिया जाए और उससे कम पर सजा का प्रावधान हो जाए तो इसमें क्या बुरी बात है? अब मैं आप आता हूं कल की करनाल वाली बात पर, क्योंकि हमारी मीटिंग, हमारी ये बातचीत का मुख्य मुद्दा है कल की बात का। किसान की कल की क्या मांग है कि जिस मेरे भाई की मृत्यु हुई है उसको 25 लाख रुपए हर्जाना, 25 लाख रुपए मुआवजा, और उसके परिवार के सदस्यों को एक नौकरी। नंबर 2 उन्होंने बोला कि घायलों को मुआवजा। नंबर 3 उन्होंने बोला कि जिस एसडीएम ने वो सिविल सर्विस पास करके आया, और मेरे को बड़े अफसोस की बात है, मैं सिविल सर्विस के परिवार से हूं, कि सिविल सर्विस पास करने वाले एक बहुत अच्छे सभ्य अधिकारी होते हैं। वो कैसा अधिकारी है जो कहता है कि किसानों का सिर फोड़ देना, यहां से कोई भी निकले तो उसका सिर फूटा हुआ नजर आना चाहिए, बिना सिर फूटे कोई जाना नहीं चाहिए। ऐसे अधिकारी को कानूनी कार्रवाई करके पहले तो इसको निलंबित करना चाहिए, फिर उस पर 302, 307 की धाराओं पर पर्चा दर्ज करना चाहिए। उसके बाद इसकी राष्ट्रपति को और यूपीएससी को, जो इन्हें तो भर्ती करती है,
इसको सिफारिश करनी चाहिए कि ये व्यक्ति सिविल नौकरी करने के काबिल नहीं है। जिस व्यक्ति में इतनी ये नहीं है कि किसानों का सिर फोड़ने की बात कर रहा है। अब मैं आता हूं अपने भाई कांग्रेस के प्रवक्ता के ऊपर। मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता किसान हितैषी होने की बात तो करते हैं, लेकिन ये तो बता दें, ये जो 3 कृषि बिल आज बने हैं, इनका मसौदा किसने तैयार किया था? इनका मसौदा कांग्रेस ने तैयार किया था। उस वक्त बीजेपी इसका विरोध कर रही थी। आज बीजेपी ने लागू कर दिया और ये किसान हितैषी होने का दावा करने वाली कांग्रेस आज इनका विरोध कर रही है। और मैं बताना चाहता हूं, मोगा में लाठीचार्ज किसने किया किसानों पे? मोगा में सरकार किसकी है? क्या पंजाब में भी बीजेपी है? ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों में से कोई भी किसान का भला नहीं चाहता। ये अपनी रोटियां सेक जरूर रहे हैं, लेकिन किसान अब समझदार हो चुका है। ये दोनों के दोनों किसान को यूज करना जानते हैं। और मैं बता रहा हूं, मौजूदा सरकार 3 कृषि बिलों को अपनी नाक का सवाल बना के बैठ गई है। ऐसी कोई बात होनी नहीं चाहिए। लोकतंत्र में सरकार को फ्लेक्सिबल होना बहुत जरूरी है, लोचक होना बहुत जरूरी है। ये भी तो समझना पड़ेगा ना, एक चीज को नहीं मान रहा, ये भी तो समझना पड़ेगा ना। इस महापंचायत से कोई हल नहीं निकलेगा ना। आप ठीक होनी चाहिए, किसान समस्या का हल निकल जाए इस महापंचायत से। लेकिन कैसे हल निकलेगा? महापंचायत तो मुजफ्फरनगर में भी हुई, कल भी होनी है करनाल में, तो कैसे हल निकलेगा इसका? क्या महापंचायत से हल निकल जाएगा? और जो किसान नेता जो खुले तौर पर ये कह रहे थे कि हमारा जो मिशन है वो तो यूपी है, हमारा मिशन तो देश का संविधान बचाना है, ये बात कहां से कहां तक आ गई है? यस जी, ये बात इसलिए निकल रही है क्योंकि जब सरकार नहीं मान रही तो लोकतंत्र में जनता के तकाजे के ऊपर सरकार को परखा जाता है। अगर सरकार नहीं मान रही तो किसान नेता सब मिलकर एक ऐसा माहौल तो बनाएंगे ना जो बीजेपी के खिलाफ हो, ताकि बीजेपी की सरकार जाए और ये कृषि बिल साथ ले जाए। इसलिए ये महापंचायत हो रही है। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा तकाजा जनता का ही होता है। 5 साल के बाद जनता के पैमाने पर सरकार को परखा जाता है। तो ये परखने की ही बात है। अगर अब यूपी में चुनाव हो रहे हैं, पहले बंगाल के चुनाव, ये मोदी साहब कह रहे थे कि 200 पार सीटें आएंगी, वो गई इनकी। अब अगर यूपी में चली जाती तो सरकार बैकफुट पे चली जाएगी। ये तीनों कृषि कानून लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी का विरोध करने से, बीजेपी को हराने से किसानों का भी भला नहीं होने वाला। ये भी एक हकीकत है। भले आप लाख तसल्लियां अपने आप को देते रहें, किसानों का भला इससे भी नहीं होने वाला। समस्या क्योंकि वहीं की वहीं खड़ी। देखो, हम पार्टीबाजी की बात नहीं करते। हम कहते हैं कम से कम किसान को उसकी मर्जी के अनुसार कानून दे दीजिए, उसको एमएसपी दे दीजिए, एमएसपी पे खरीदिए नहीं, एमएसपी दे दीजिए। बिल्कुल, इसको लेकर सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ राकेश कुमार जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। राकेश कुमार जी, आप ये मानते हैं कि एमएसपी पर सरकार गारंटी कानून दे देगी? क्योंकि मैं आपको एक आंकड़ा बताना चाहता हूं, आप इस आंकड़े के जरिए समझिए कि राज्यों की स्थिति क्या है। समझिएगा, गौर से देखिएगा। तो बिहार की अगर हम सबसे पहले बात करें तो बिहार में जो सबसे निचले पायदान पर है खरीद के मामले में, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जहां पर एपीएमसी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। 2018-19 में अपने कुल उत्पादन का बिहार ने महज 0.3% इसकी खरीद की थी। 2019-20 में 0.5% खरीद की थी। 2020-21 में 0.1% ही खरीद की थी। मतलब अब बिहार की अगर आय की बात करें, अगर किसानों की, तो सालाना आय यहां पर निकलकर सामने आई 45,317 रुपए और महीने की बनती है 3,776 रुपए। यह बिहार के किसान की हालत है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के किसान की। एफसीआई के मुताबिक 2018-19 में यूपी ने अपने कुल उत्पादन का 16.6% खरीदा था और 2019-20 में 11.3% खरीदा था और 2020-21 की बात करें तो 11.1% एमएसपी पर खरीदा था। और वहां के किसान की जो आय है वो 78,973 रुपए है, महीने का बनता है 6,591 रुपए। यह है यूपी के किसान की हालत। अब मैं आपको बताता हूं मध्य प्रदेश के किसान की हालत, जहां की थोड़ा उससे ऊपर है किसानों की आय, 1,16,878 रुपए और महीने की कमाई बनती है 9,739 रुपए। यह है मध्य प्रदेश के किसान की आय जो एमएसपी पर खरीदता है। और हरियाणा के जो सबसे बेहतरीन माना जाता है, हरियाणा और पंजाब, जहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी की खरीद होती है, तो किसान यही तो कह रहा है कि आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए, किसान भी खुश, उसका भविष्य भी खुश। आवाज चली गई जी। राकेश कुमार जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? नहीं, बीच में चली गई जी। राकेश कुमार जी, मैंने आपको बताया कि यहां पर जो राज्यों का हाल है, यहां पर किसानों की जो आय है वो बदतर स्थिति में, चाहे वो बात बिहार की हो, चाहे बात यूपी की हो, चाहे बात मध्य प्रदेश की हो, लेकिन सबसे ज्यादा जो अच्छी स्थिति है वो हरियाणा पंजाब की किसानों की है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी पर उनकी फसल बिकती है। और अगर शांता कुमार की रिपोर्ट की अगर बात करें तो 2015 में महज
6% से लेकर अब तक किसान एमएसपी पर अपनी फसल बेचता है, और जो बाकी जो देश का 94% किसान है वो कहां पर जाए? किसानों को इसलिए तो डर है, आप समझ नहीं रहे हैं। हेलो जी, राकेश कुमार जी, आवाज पहुंच पा रही है? जी, चलिए दोबारा से आपके से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। जो समस्या आ रही है, हमारे साथ खालिद चहलका भी जुड़े हैं। खालिद चहलका जी, चाहे बात बिहार की हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, या फिर किसी भी अन्य राज्य की हो, लेकिन ये तो हकीकत है, यह हर किसी को स्वीकारना पड़ेगा कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद होती है, तभी वहां के किसान की आय अच्छी है। हालांकि इतनी भी अच्छी नहीं है, वहां पर भी किसानों की आत्महत्या होती है, इस बात को कोई नकार नहीं सकता सिरे से। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह है ना कि एमएसपी की गारंटी तो होनी चाहिए। जब देखा जा रहा है कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद हो रही है, तो इसका मतलब एमएसपी काम कर रही है, किसान खुश है, किसान की आय बढ़ रही है। सीधा सीधा फॉर्मूला है। खालिद चहलका जी, आवाज सुन पा रहे हैं? खालिद चहलका तक भी हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ किसान नेता अशोक मदीना जी भी जुड़े हैं। अशोक मदीना जी, जो मैंने आंकड़े सामने रखे हैं, आप इससे कितना सहमत है कि पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद होती है और इस देश के 6% किसान अपनी फसल एमएसपी पर बेचते हैं, बाकी जो 94% है आखिर वो कहां गया? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हरियाणा और पंजाब में जो एमएसपी पे हमारी जो फसलें बिकते, इसीलिए देश में सबसे ज्यादा रोष हरियाणा और पंजाब में ही है। क्योंकि हमारा जैसे, और इसमें भी फसल सिर्फ एक महीना, जैसे मान लो गेहूं 1 अप्रैल के महीने में और 15 मई तक या पूरी मई 1-1.5 महीने में फिर, लेकिन पूरे सालाना खरीद नहीं होती जी। उसके बाद इसकी फसल बच जाती है, अगर कोई किसी कारणवश रह जाती है तो वो फिर जो मंडी गाड़ती होता है, जो बढ़िया जो भी व्यापारी होता है वो अपने हिसाब से लेता है। एमएसपी की खरीद नहीं रहती, एमएसपी की सिर्फ सीजन। अब मान लीजिए सरसों थी, सरसों की सरकार का 4500 रुपए रेट था, तो वो 7000 रुपए तक बिकेगी। अब यहां से अंदाजा लगा जा सकता है कि भाई 7000 तक बिकेगी, ऊपर तो कितने बिक जाओ। तेल जो 110 रुपए लीटर होता था, 250 रुपए लीटर, 200-250 रुपए लीटर तक चला गया। तो यही डर सता रहा है किसान को भी। लेकिन किसान के साथ मजदूर, जो हमारे भाई जो किसान खेती में जो खाने वाले, जिसके पास खेती नहीं है, उनको भी तो ये होगा ना। जो सरसों का तेल खरीदे खा रहे, उनको पता चल गया कि भाई अगर ये कानून आ गया तो जिसके पास भूमि नहीं है उसका बहुत बुरा हाल होगा, ये सभी को पता है। इसलिए अब आंदोलन में हर वर्ग जुड़ गया है कि भाई ये जो गारंटी इस तरह की होनी चाहिए, सरकार खरीदे या प्राइवेट जो भी है, एमएसपी गारंटी होनी चाहिए। ये है सारा हमारा। और जो ये आज किसान बैठा है, और मेन मुद्दा आपका ये जो करनाल वाली बात है, करनाल वाली हम पहले भी कह चुके हैं, इसीलिए कल की वो कि इस अधिकारी के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जिन जिन अधिकारियों ने सर फोड़े हैं उन पर 307 का होना चाहिए मर्डर के, वो तो सारा फुटेज में है। और वो जो एसडीएम लगा हुआ है उस पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि सारी कार्रवाई ही वहां से चली है। और दोनों जो अधिकारी डीसी और एसपी बैठे हैं, इनकी भी जिम्मेवारी बनती है प्रशासन संभालने का, इनका दोनों का। याद आपको लग रहा है कि मनोहर सरकार ये करेगी? तबादला कर दिया उन्होंने, मनोहर सरकार ऐसा जी, मनोहर सरकार नहीं लगता हमने करे, क्योंकि पीछे वाली सरकार भी अब हुड्डा साहब बोल रहे थे। हुड्डा साहब के टाइम में 13 सितंबर 2010 को जाट आरक्षण के दौरान भी सुनील सोरेन की सरेआम हत्या की गई एसपी के द्वारा। उस टाइम सुभाष यादव जी, उस सरकार ने भी उसका प्रमोशन करके आगे भेज दिया। ये तो वो है ना, हर जो सरकार नहीं रहती वो किसान के सहारे फिर आगे अपने यानी अगला भविष्य चुनते हैं। वो किसान 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 उनको देख के फिर आगे आते हैं। जो सत्ता में आ जाता है वो किसान को भूल जाता है। ये भाई बता रहा था कि भाई ये मसौदा तैयार किया इसने, कांग्रेस ने, जब उस टाइम तो उन्होंने ये बीजेपी ने विरोध किया नहीं लागू होना चाहिए। अब क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि भाई इसको लागू करना पड़ेगा बीजेपी ने। आप देखिए आज से 2-3 साल पहले अडानी अंबानी के बहुत बड़े बड़े गोदाम बन गए पहले से ही। हमारे को तो पता ही नहीं था भाई ये गोदाम किस चीज के बन रहे, वो आज पता चला कि भाई इतने बड़े बड़े गोदाम जो है ये सरकार की पहले ही मंशा थी कि इस तरह का इसमें। और एक और खास बात इसमें यह है कि उसमें स्टॉक सीमा नहीं है, कितना भी स्टॉक कर सकता है व्यापारी। अगर व्यापारी पूरा स्टॉक कर लेगा, एक बार आपने देखा 2016 में दाल 200 रुपए किलो बिकी थी, महाराष्ट्र में स्टॉक सीमा खत्म कर दी थी। तो यही भविष्य की चिंता है किसान को कि भाई सारा माल स्टॉक हो जाएगा अगर हम, और कॉन्ट्रैक्ट वाला हमारे को कहेगा ये बोना, वही हमने बोना पड़ेगा। अगर वो गेहूं स्टॉक कर लेगा, अगली फसल वो गेहूं की बोवाएगा नहीं तो गेहूं कहां जाएगा। तो ये डर तो सता ही रहा है। इसलिए सरकार ने एक कानून का जो प्रावधान है रद्द करना चाहिए। राकेश कुमार जी, किसानों को तो डर सता रहा है।
कि जो कंपनियां हैं उनका हाल बेहाल कर देगी, कंपनियां अपनी मर्जी से उन फसलों की बुआई करवाएगी। और इससे पहले जो मैंने आपसे सवाल पूछा था वो भी मैं दोबारा से रिपीट करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ अशोक मदीना है, उन्होंने भी एमएसपी पर बात कही कि एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। और मैंने कुछ फिगर भी सामने रखे थे कि बिहार के किसान की आय कितनी है, बिहार के किसान की हालत क्या है, उत्तर प्रदेश के किसान की हालत क्या है, मध्य प्रदेश के किसान की हालत क्या है। और अगर देखें तो देश के अंदर सबसे ज्यादा जो थोड़ा बेहतर स्थिति में किसान दिखाई पड़ता है वो हरियाणा और पंजाब में दिखाई पड़ता है। इसको लेकर सब जानते हैं, इसके पीछे कारण यह है कि वहां पर सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद होती है। तो एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने से क्या दिक्कत है? सरकार बना दे एमएसपी पर गारंटी कानून। जैसे मैं आपको बात कहना चाहता हूँ, अशोक जी ने जो सुधारों के लिए जो बात कही, इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो 40 लोग जो आगे अपने आप को स्वयं वो आगे होकर के आए हैं, उनको मैं ये बताना चाहता हूं कि अशोक जी जैसे लोगों को आगे करना चाहिए, जो कम से कम किसान की चिंता कर रहे हैं और उस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वार्ता से ही समाधान निकलेगा। मैं अपनी तरफ से उनको साधुवाद देना चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इन जैसे लोगों की ही आवश्यकता है जो किसानों की भलाई की बात करना चाहते हैं। उसमें परिवर्तन कुछ भी हो, कोई भी उसके अंदर अमेंडमेंट हो, वो सरकार ने कहा है कि आप एक बार बैठ करके हमारे साथ वो चर्चा करें। जैसे कि अशोक जी अभी बात कर रहे हैं, तो इनके जैसे नेताओं को, किसान नेताओं को आगे आने की जरूरत है और अपने आप को आगे करने की जरूरत है, ताकि किसानों का ये मसला हल हो सके। और जो ये स्वयं राकेश कुमार जी, सरकार भी तो आगे आए ना, सरकार भी तो आगे आए, एमएसपी का गारंटी कानून लाए। आपको पता है अशोक जी जैसे राकेश कुमार जी, आपको पता है रिपोर्ट सार्वजनिक है, पब्लिक डोमेन में है कि 6% किसानों की एमएसपी पर खरीद होती है, बाकी 94% जो किसान है वो कहाँ गया? यही तो डर है। एक बात बताना चाहता हूँ, ये आंकड़ा आपने जो भी बताया है, आपकी सरकार का आंकड़ा है सर, मेरा आंकड़ा नहीं है, आपकी एजेंसी का आंकड़ा है। मैं आपकी सारी बात मान करके ये कहना चाहता हूँ कि इससे पहले जो भी सरकारों के अंदर जो भी खरीद हो रही थी वो कितने समय के लिए होती थी, और उस समय पर वो आंकड़ा भी एक बार आप देख लीजिए। हरियाणा की प्रदेश की सरकार और पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किसानों के हित के लिए ये कानून बनाए हैं, उस पर चर्चा करने की जरूरत है। अशोक जैसे भाइयों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है राकेश कुमार जी, हमारे साथ कांग्रेस 1200 करोड़ रुपए का चंदा खालिद चाहलका भी जुड़े हैं। खालिद चाहलका जी, एमएसपी पर गारंटी कानून बनाने से किसानों का भला हो जाएगा? देखिए यश भाई, इसमें जो आप अभी जिक्र कर रहे थे कि इस कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि किसानों की जमीन चली जाएगी, या भाजपा के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि बिल्कुल मेरे पास है तथ्य है, कहीं नहीं लिखा। आप बता दीजिए कौन सा सेक्शन, मैं भी देख लूंगा, इसी बहाने मुझे ही पता नहीं। आप सुनिए, मैं बता दे रहा हूँ। जी बताइए। आप मुझे पढ़ के उसमें ये बता दीजिए कि उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या एक भी लाइन किसान की फसल के लिए न्यूनतम मूल्य देने के लिए लिखी है? उसमें यह भी लिखा है कि जब फसल उठेगी, जब फसल आप किसान के खेत से तैयार होगी, तो उसमें उसकी क्वालिटी चेक करानी पड़ेगी। क्वालिटी चेक कराने का मतलब क्या है? अगर आपने जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर जिसके खेती ली, तो उसकी जब आपने उसका सैंपल लिया और सैंपल फेल हो गया, तो उसमें किसान क्या करेगा? किसान से क्या कहेगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाला कि ये आप ले जाइए, इसको बेच दीजिए कहीं भी। खालिद चाहलका, ये तो अभी भी है ना, कितने प्रतिशत नमी होनी चाहिए, ये तो अभी भी है। सुनिए तो सही जी। और उसके अलावा जब आप किसान की आप फसल नहीं लेंगे और किसान उसमें कर्जे में आ जाएगा, तो किसान के पास रास्ता क्या बचेगा? कि जमीन से पूरी करेगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत उनका जो रुपया तय हो गया उसको कहां से पूरी करेगा? जमीन से पूरी करेगा किसान। तो जमीन उसकी यूं चली जाएगी कि जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो उसकी फसल भी नहीं लेगा और फसल भी नहीं लेगा, उसको कर्जदार भी कर देगा। राकेश कुमार जी, जब आप अपनी बात रख रहे थे किसी ने बीच में नहीं बोला, एक एक करके। खालिद चाहलका जी बोलिए। तो दूसरी बात मैं ये कह रहा था, इसमें सरकार जब ये चाहती है कि हम इसमें तब्दीलियां कर देंगे, तो किसान ये कह रहा है कि आप कुछ भी मत करिए, सिर्फ एक काम कर दीजिए कि आप एमएसपी की गारंटी दे दीजिए। गारंटी से मतलब क्या होगा कि जो सरकारी मंडियों में जब तक सरकार की मंडियां थी, किसान थोड़ा सुरक्षित था कि सरकार कुछ ना कुछ करती थी, लेकिन जब आप बाहर मंडियां लगाने वाले हैं तो बाहर के लोगों को आप बिना नकेल के तो नहीं छोड़ सकते। उसका मतलब क्या होता है कि सरकार का समर्थन है बाहर के लोगों को, और बाहर कौन लोग मंडियां लगाएंगे? कोई मामूली आड़त में काम करने वाला है, छोटा व्यापारी तो लगाएगा नहीं। बाहर वो लोग मंडियां लगाएंगे जिनकी बड़ी बड़ी मंडियां होंगी, और जिनके ये छोटे मंडी जो छोटी मंडियां चलाता है वो उनके एक तरह से बिचौलिए हो जाएंगे।
तो ये इसमें कई चीजें नुकसान होंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, कि आप जो मंडियां बाहर लगाने जा रहे हैं उसमें छोटा आड़ती भी खत्म हो जाएगा और किसान की जमीन को भी नुकसान होगा। राकेश कुमार जी अपनी आप बात रख रहे थे। राकेश कुमार जी आप अपनी बात रख रहे थे। जैसी मैं एक बात बताना चाहता हूँ जी, जब इन कानूनों के ऊपर संसद में चर्चा होती है, जब इन कानूनों के ऊपर विधानसभा में चर्चा होती है, तो ये कांग्रेस के नेता लोग, राकेश कुमार जी ध्वनिमत से पारित किया गया है, आप कह रहे हैं चर्चा हुई है, ध्वनिमत से पारित किया गया सर, आपको बोला गया। खालिद चाहलगा जी, समय बेहद कम है, एक एक करके बात रखिए, एक एक जब कानून की प्रक्रिया के तहत जब वहां पे चर्चा होती है तो कांग्रेस के लोग वहां पर हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। विधानसभा में जब चर्चा होती है जब हुड़दंग मचाने का काम करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुनिए। राकेश कुमार जी ठीक है राकेश कुमार जी मेरा एक सवाल आपसे बिल्कुल बहुत सीधा है, कल की महापंचायत को लेकर। राकेश कुमार जी ठीक है, जल्दी से कंप्लीट कीजिए, मेरा एक सवाल जल्दी। मेरे किसान भाइयों की हर जायज बात को जो सरकार सम्मान के साथ मानने को तैयार है, अशोक जैसे भाइयों को आप आगे कीजिए और इस पे किसान के हित में चर्चा कीजिए और सारे डिस्कशन जितने चाहते हैं वो सब बात कीजिए। सरकार उन सभी को मानने के लिए भी तैयार है, लेकिन हुड़दंग मचा करके संसद में, विधानसभा में और बाहर खड़े होकर अपने आप को किसान हितैषी ये लोग बताते रहेंगे। ठीक है राकेश कुमार जी, उस बात को यहाँ पर आप चैनल पे बैठे इस बात को भी आश्वस्त कर दीजिए कल की महापंचायत को लेकर कि कल किसानों के ऊपर लाठीचार्ज नहीं होगा, ये बात भी स्पष्ट कर दीजिए यहाँ पर। देखिए चाहे वो आंदोलनकारियों का इंश्योर करेंगे इस बात को आप? कल आपको लगता है कि सब कुछ आसानी से निपट जाएगा, शांति से निपट जाएगा? अरे बिल्कुल, आप मेरी बात को सुनिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रशासन का काम है कि वो अपना कार्रवाई वो सब ठीक प्रकार से निपटे, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि प्रदर्शन करना, आंदोलन बहुत ही पवित्र शब्द है, लेकिन उसकी मंशा ठीक होनी चाहिए, दूसरे लोगों को भी उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस सूरत में वहां पर कोई भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है। जिसको अपनी बात जिस प्रकार से वहां रखनी है वो रखे। अपनी तैयारी सर करनाल में कर ली, किसके लिए की है ये? वहां पर धारा 144 लगा दी, इंटरनेट सेवा बंद कर दी। आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, मैं आपको फिर कहूंगा, ये बहादुरगढ़ में जो घटना हुई, जलाने वाली घटना थी, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना, आप उस बात को क्यों कह रहे हैं? ये ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये बात पहले घटनाएं हो जाती हैं, उसके बाद ये लोग फिर उसकी सफाई देते रहते हैं। उसकी चिंता कौन करेगा? उन लोगों की देखभाल कौन करेगा? तो प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि वो अपनी पूरी तैयारियां रखे और जो भी नियम कानून को तोड़ने का काम करेगा, जो ठीक है। ओंकार सिंह जी, छोटा सा कार्रवाई होनी ही चाहिए। ओंकार सिंह जी, छोटा सा कमेंट कल की महापंचायत को लेकर, जो महापंचायत के जरिए मांगे की जा रही है कि एसडीएम पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनका तबादला महज इस बात का समाधान नहीं है। जो एसडीएम, जो अधिकारी ये बात कह दे कि सिर फोड़िए किसानों का, ये कहां तक जायज है? कल की महापंचायत को लेकर छोटी सी टिप्पणी जल्दी। यश जी देखो मैं तो पहले ही कह चुका हूं, उस एसडीएम के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा, पहल तो सरकार को करनी पड़ेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार को ही करनी पड़ेगी। जहां तक आप मेरे भाई राकेश जी से पूछ रहे थे कि आप गारंटी दीजिए कि कल लठ नहीं बरसेगा, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैं डीसी महोदय की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उनमें वो एक किस्म से बता रहे थे हमने इतने हथियार, इतने डंडे वाले, इतने वाटर कैनन ये तैयार कर लिए हैं, ये तो लठ पे तेल लगा के बैठे हैं किसान को मारने के लिए। और कांग्रेस भी किसी हद में पीछे नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, आज कांग्रेस के 31 एमएलए हैं, किसी एक एमएलए ने किसानों के हक में इस्तीफा नहीं दिया। भाई अभय सिंह चौटाला ने सड़क से लेकर विधानसभा तक हर एक व्यक्ति की लड़ाई लड़ी है और उसी के लिए इस्तीफा दिया किसानों के लिए। ठीक है, एक एक करके बाद हमारे साथ अशोक मदीना जी जुड़े। अशोक मदीना जी, मैं याद दिला दूं इनको। परिस्थितियां बन गई है, प्रशासन की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि हम किसी भी कीमत पर डीसी कार्यालय का घेराव नहीं होने देंगे। अगर कुछ ऐसा वैसा होता है, अप्रिय घटना होती है, जवाब देने के लिए तैयार है। मतलब कि फिर ना कुछ तैयारी जरूर चल रही है और कल ऐसी तस्वीरें जरूर आएगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। ये संभव है, हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये कह रहे हमने ये लगा दिया, वो कर दिया, लेकिन किसान जो है पूरा अहिंसावादी तरीके से पहले भी आंदोलनरत था और आगे भी रहेगा। सरकार की तरफ, किसान की तरफ से कोई टकराव की स्थिति पैदा ना पहले की ना आगे करेगा। हमारा पूरा शांति प्रिय ढंग से आंदोलन चलता है और चलता रहेगा और कल की पंचायत भी बिल्कुल शांतिपूर्ण
वो प्रशासन, आप भी इस बात को इंश्योर कीजिए, यहाँ पर आश्वस्त कीजिए बिल्कुल कि किसी तरीके की कोई गतिविधियां गलत नहीं होंगी। किसान अपनी तरफ से आप इस बात को स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, किसान ने आज तक भी अपनी तरफ से पहले न कोई पहल की, न आगे करेगा, न कर, ये तो बिल्कुल गारंटी है किसान की। क्यों हथकंडे तो सारे सरकार अपनाती है, अपने आदमियों से ही ये झूठे इस तरह के पत्थरबाजी करवा के किसानों को पीटने का काम करते। किसान कोई नहीं करता, वो अपने आदमियों को घुसा गए, एक आध को, उनकी भी हमने पहचान करनी पड़ेगी। ये सारा लग रहा है जो इस तरह का जो करता हरकत उसको खुद प्रशासन के हवाले करने का भी काम किसान करेंगे। अशोक मजीरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। राकेश कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। खालिद चहलका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। ओंकार सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आपको बता दें, कल मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई थी, रणनीति बनाई गई। ये बताया गया कि 25 सितंबर से ये तारीख आगे बढ़ाकर 27 सितंबर की कर दी गई है और इस 27 सितंबर को भारत बंद होगा, ये बात कह दी गई। लेकिन जो पूरा फोकस है वो फोकस है कल होने वाली महापंचायत का, जो करनाल में होने वाली है। इसको लेकर किसानों की अपनी मांगे हैं। जो एसडीएम आयुष सिन्हा थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। महज तबादले से काम नहीं चलेगा। तो तमाम चीजें हैं, तमाम परिस्थितियां हैं, देखना होगा कि किस तरीके से इस मसले का हल निकल पाएगा। लेकिन फिलहाल अभी की अगर बात करें तो दूर दूर तक इस मसले का हल निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।